हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। You mean active copper ionic infusion? नहीं, आई मीन सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आज। तो हेडिंग लगा लें। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल बायोलॉजी वाला। सो सेल डिवीजन क्या है? जब एक सेल, समझो एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। तो ये सेल जब दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन। मतलब तुमने एक डायरी मिल्क लिया, फिर तुम्हारे बहन ने कहा कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो फिर तुमने उस डायरी मिल्क का ना चाहते हुए भी मम्मी के डर से दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया। वैसे ही डायरी मिल्क का डिवीजन हो गया। वैसे ही सेल भी जब दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। माइटोसिस में सिर्फ दो डॉटर्स न्यूक्लियस होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस नहीं, 4 डॉटर सेल्स होते हैं। ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये पॉइंट याद रखना। मतलब माइटोसिस में तुम्हारे पास एक डायरी मिल्क था और उसे अपने बहन के साथ बांटना था, और फिर मियोसिस के वक्त तुमने डायरी मिल्क जब खा रहे थे, तुम्हारे दादा दादी भी आ गए और तुमसे डायरी मिल्क मांगा, तो तुमने अपनी बहन के साथ साथ अपने दादा दादी को भी हिस्सा देना पड़ा। तो इसलिए तुम्हें 4 हिस्सों में डायरी मिल्क का बंटवारा करना पड़ा। तो तुमने मियोसिस कर दिया। और मियोसिस का एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अगर तुमने इस सेल के पास तुम्हारा 46 क्रोमोसोम हुआ, तो ईच डॉटर न्यूक्लियस विल हैव 23 न्यूक्लियस। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सो माइटोसिस टेक्स प्लेस वेयर? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी, यानी कि सोमैटिक सेल्स। बॉडी को हम बायोलॉजिकल टर्म में सोमैटिक कहते हैं। सोमैटिक मतलब बॉडी। तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स। एंड वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस? मियोसिस टेक्स प्लेस इन formation of gametes in sex cells। तो माइटोसिस तुम्हारा हर बॉडी पार्ट में, तुम्हारा हर जगह पर सिर्फ माइटोसिस होता है, चाहे वो स्किन हो गया, लिवर हो गया, या फिर आरबीसी हो गया, आरबीसी का फॉर्मेशन। तुम्हारा हर तरह के बॉडी सेल्स में तुम्हारा माइटोसिस होता है, जहाँ पर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करता है और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। और तुम्हारा सिर्फ सेक्स सेल्स में, यानी कि गैमेट सेल्स में, तुम्हारा ये न्यूक्लियस, तुम्हारा ये सेल 4 सेल्स में डिवाइड करता है। और इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर तुम्हें ये क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते, तो समझो मेल गैमेट के पास 46 क्रोमोसोम्स है और फीमेल गैमेट के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होगा। और फिर जब वो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो 46 + 46 वो 92 क्रोमोसोम्स बन जाएगा। और हर जनरेशन में, इस तरह के हर जनरेशन में डबल होता जाएगा। 92 हुआ, फिर जब उसका गैमेट सेल्स बनेगा, उसका फिर से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तो फिर से तुम लोग का क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाएगा। इस तरह के हर जनरेशन में तुम्हारा क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाता अगर गैमेट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस ना होता। दिस मियोसिस इंश्योर्स दैट द क्रोमोसोम्स नंबर इज मेंटेन्ड इन द फ्यूचर जनरेशंस। तो इसमें 46 है, इसका हाफ हुआ 23। और फिर जब फीमेल गैमेट के पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन करेंगे, तब तुम्हारा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मेंटेन रहेगा। 23 क्रोमोसोम्स और मेल गैमेट, 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल गैमेट, दोनों मिलकर 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट। जाइगोट यानी एम्ब्रायो। ठीक है। तो सेल डिवीजन का डेफिनेशन क्या है?
So this is the definition of cell division, the process by which a parent cells, एक सेल होगा, by which a parent cell divides into two or more daughter cells is called cell division. माइटोसिस के केस में 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं और मियोसिस के केस में 4 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं, ठीक है। सो वही जब एक सेल 2 सेल्स में या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन। मतलब एक सेल 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। सेल डिवीजन ये नाम से ही पता चल रहा है कि सेल डिवीजन क्या है। द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन रहते हैं और मियोसिस के केस में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है मियोसिस के केस में, और माइटोसिस के केस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ माइटोसिस का प्रोसेस देखेंगे और अगले लेक्चर में मियोसिस का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि माइटोसिस किस तरह काम करता है, या फिर यानी कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो बने रहिए। हेडिंग लगा ले, माइटोसिस। सो माइटोसिस का डेफिनेशन क्या है? माइटोसिस द प्रोसेस यानी कि सेल डिवीजन in which So mitosis is a cell division in which one parent cell divides into 2 identical daughter cells maintaining the same number of chromosomes। बताया था एक पेरेंट सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा और क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल रहेंगे। और पेरेंट में तुम्हारा 48 क्रोमोसोम्स है तो दोनों डॉटर सेल्स में 48 क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर तुम्हारे पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम्स है तो दोनों डॉटर सेल्स में 50 क्रोमोसोम होंगे। तो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज, how the chromosome gets doubled। बस तुम्हारे पेरेंट सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम्स है, दोनों डॉटर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, तो दोनों डॉटर सेल के पास 46 में कैसे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट सेल के अगर 46 क्रोमोसोम्स हुआ तो उसको तो दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, तो 46 का तो हाफ हो जाएगा। तो ये क्या चक्कर है, माइटोसिस में क्रोमोसोम कहाँ से डबल हो जाते हैं? तो इसका आंसर है माइटोसिस मियोसिस दोनों में ही क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के पहले क्या होता है? बताओ सेल डिवीजन के पहले क्या होता है? सेल डिवीजन के पहले होता है सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल G1 फेज, G2 फेज, S फेज। पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या होता है? तुम्हारा क्रोमोसोम्स यानी क्या है? डीएनए मटेरियल। तो G1 फेज में आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है, सिंथेसिस में तुम्हारा डीएनए डिवाइड करता है। तो डीएनए डिवाइड किस लिए करता है? डीएनए अगर डिवाइड हो गया तो उसका तो डीएनए डबल हो जाएगा। ये सिंथेसिस फेज का ये काम है। डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स मटेरियल डबल हो जाते हैं, और इसलिए वो डॉटर सेल्स में 46 के रेशियो में तुम लोग का हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास X क्रोमोसोम्स है तो तुम्हारे डॉटर सेल्स के पास भी X क्रोमोसोम्स रहेगा, और तुम्हारे दूसरे डॉटर सेल्स में भी X क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो इंटरफेस के वक्त G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इनको हम एक साथ में क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंटरफेस। सो इंटरफेस के वक्त तुम लोग का जो क्रोमैटिन मटेरियल्स है वो डबल हो जाते हैं। G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में तुम्हारा क्रोमैटिन मटेरियल्स, फिर जो ये एंजाइम्स है, जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब तुम्हारा डिवाइड कर जाते हैं ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल्स मिले, ठीक है। मतलब तुम्हारा अगर समझो ये क्रोमोसोम्स है और इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। और इसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए मटेरियल्स डबल हो गए हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये डबल हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? क्रोमैटिन फाइबर से। क्रोमैटिन फाइबर किससे बने हैं? डीएनए से। डीएनए
इस मॉलिक्यूल्स में, इस एक क्रोमेटिड में जितना डीएनए मटेरियल्स था, एक पेरेंट सेल में उतना डीएनए मटेरियल्स था, ठीक है, एक नॉर्मल पेरेंट सेल में। फिर सेल डिवीजन होने के लिए उसने अपना डीएनए मटेरियल्स डबल किया, ठीक है। तो दूसरा ये डीएनए मटेरियल्स बना, इतना वॉल्यूम का डीएनए मटेरियल्स बना, फिर वो भी कॉइल्ड होकर ये क्रोमोसोम्स बन गया, ठीक है, वो दूसरा क्रोमेटिड्स बन गया, इसलिए हम किसको कहते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये सिंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। और इन दोनों पेयर्स को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। तो अब देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। सो माइटोसिस में भी दो फेज है। फर्स्ट क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या क्या है, पहले है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस कितने फेज में डिवाइड करता है, न्यूक्लियस 4 फेज में डिवाइड करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और ये चारों फेज ओवरलैपिंग तरीके से होते हैं। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक प्रोफेज है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मेटाफेज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझो ये एक सीरीज ऑफ चेंज है, सेल्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज होता है। मतलब जो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद न्यूक्लियस का यहाँ से लेकर यहाँ से चेंज होता है। इस स्टेज में एक न्यूक्लियस है, इस स्टेज में 2 न्यूक्लियस है, टेलोफेज के बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है। इस स्टेज में इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। तो समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोफेज है, इस टाइम तक, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड से लेकर जब न्यूक्लियस का जो चेंज हुआ यहाँ तक प्रोफेज है। फिर प्रोफेज के साथ ही मेटाफेज ओवरलैप कर गया है, मतलब इसी पॉइंट से मेटाफेज स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। एवरेज टाइम के हिसाब से यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब तुम एवरेज पकड़ लेते हो, ठीक है। न्यूक्लियस, ये सेल डिवीजन, ये सब इतना माइक्रोस्कोपिक है, ये इतना जल्दी होता है कि तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इतना जल्दी होता है, ठीक है। तो इसलिए इस एवरेज से यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो मेटाफेज है, फिर यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक समझो एनाफेज हो गया, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक टेलोफेज है। मतलब सारों फेज ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे एक रेनबो के कलर में तुम्हारा वायलेट में तुम्हारा ब्लू मिल जाता है, फिर ग्रीन में तुम्हारा ब्लू मिल जाता है, फिर तुम्हारा रेड में तुम्हारा ऑरेंज मिल जाता है, ओवरलैप कर जाते हैं। इस तरह ये टाइम पीरियड जो प्रोफेज से लेकर मेटाफेज तक, ये कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होगा, उसके बाद मेटाफेज शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। तो हम इस एवरेज टाइम को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज चेंज को हम इस फेज, चारों फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो समझो ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स है, न्यूक्लियोलस है और तुम्हारा सेंट्रोसोम है, ठीक है। और ये एक तुम्हारा प्लांट सेल है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन फाइबर्स है और तुम्हारा एक न्यूक्लियोलस है। तो ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल्स। ये दोनों अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स है। अब इसमें भी 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिक्सल होता है। तो उसको उतना डिटेल्स तुम लोग का नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता है। जिसने हाँ कहा वो इस वीडियो को बंद करके सेलुलर अननोन बैटल ग्राउंड देखे। पहले तुम लोग सेल जान लो, उसके बाद सेल डिवीजन जानने आना। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में तुम लोग का सेंट्रोसोम नहीं होता। एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। तो सेल का जो चैप्टर था उसमें मैंने समझाया था
सेलुलर अननोन बैटल ग्राउंड, उसमें मैंने समझाया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो वीडियो देख लो। और क्या होता है, प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में एक सेल वॉल नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये बेसिक डिफरेंस पता होगा। ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये तुम्हारा प्लांट सेल में भी है, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में। ये क्या है, तुम लोग का न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर एक बॉल सा है डेंस 5 प्रोटीन जैसा, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से स्टेज में है, ये तुम लोग का इंटरफेस। इंटरफेस में क्रोमोसोम्स फॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन तुम लोग का एक्टिवली सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का। जो डीएनए है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ग्रोथ फेज हो रहा है। जो पहले सेल, जो इन दोनों का जो पेरेंट सेल था, उसने 2 डॉटर सेल में डिवाइड किया, फिर ये जो एक डॉटर सेल था वो बड़ा हो रहा है, इंटरफेस के वक्त वो बड़ा हो रहा है। उसमें ग्रोथ G1 फेज हुआ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर गया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर गया है, G1 फेज हुआ है। सिंथेसिस फेज हो रहा है, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर रहे हैं। सो जितना भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस, जितना भी डीएनए सिंथेसिस, जितना भी आरएनए सिंथेसिस, वो इंटरफेस के वक्त चल रहा है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स हम लोग को दिख नहीं रहा है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तुम लोग में यहाँ पर तुम्हें क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत ही एक्टिवली ये डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। इंटरफेस बहुत एक्टिव स्टेज है। तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही पैसिव स्टेज है, लेकिन ये पैसिव स्टेज नहीं, ये बहुत ही एक्टिव स्टेज है, बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेज है ये इंटरफेस। डीएनए बहुत फास्टली रिप्लिकेट करते हैं स्टेज में। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल्स डबल हो चुके हैं इंटरफेस में। G2 फेज में जितना भी सेल डिवीजन के लिए जितना भी प्रोटीन्स वगैरह ज़रूरी था, वो उसका सिंथेसिस हो चुका है इंटरफेस में। फिर G2 फेज कंप्लीट होने के बाद, जब भी G2 फेज कंप्लीट होगा, दिस सेल, बोथ सेल्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल, G2 फेज कंप्लीट होने के बाद दे विल एंटर इनटू कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने को तैयार है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, प्रोफेज, तो प्रोफेस में क्या होगा, प्रोफेस में जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स होके तुम लोग का ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, और पेचीदा होकर और बाइंड करके लोग क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ये जो एस्टस है वो डुप्लीकेट होकर जो हो जाएंगे, और अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगी। मैं इस ड्राइंग में 2 क्रोमोसोम्स दिखा के समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग का ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, तुम्हारा डोंकी के सेल में 68 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, तुम्हारा बटरफ्लाई के सेल्स में तुम्हारा 380 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। एप्पल का जो प्लांट है, एप्पल के प्लांट में तुम्हारा 34 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तुम्हारा ऑनियन में तुम्हारा 32 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। इस तरह के हर क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। ठीक है, और हर स्पीसीज का एक अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन का है 46, तो हर स्पीसीज का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, तो सेंट्रोसोम ही दोनों एस्टर्स बनते हैं। तो प्लांट सेल में क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं है, इसलिए कोई एस्टर्स नहीं बनेगा। ये याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लांट सेल के माइटोसिस में और एनिमल सेल के माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो लिखना, प्लांट सेल में एस्टर्स फॉर्म नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में एस्टर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली प्रोसेस में तुम लोग का तुम लोग का प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्ली प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्ली प्रोसेस का, न्यूक्लियोलस हैज डिसअपियर्ड। दूसरा पॉइंट, the chromosomes have become short and thick
and are clearly visible inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैव बिकम क्लियरली विजिबल. जो ईच क्रोमोसोम था उसने इसे डिवाइड कर चुका है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुका है. ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स हैव डुप्लीकेटेड. Each chromosomes have duplicated and form 2 sister chromatids. ये जो तुम लोग का क्रोमोसोम था उसमें 2 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स बन चुका है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं. इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इस एक पार्ट को. तो वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुका है. ठीक है, और ये कब हुआ है? इंटरफेस के वक्त ये हुआ है. सर ये सब याद करने में तकलीफ हो रही है. क्या लगा के रखे हो? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेराफेज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर. एग्जाम में तो सब भूल जाएंगे कि प्रोफेज में क्या हुआ था, मेटाफेज में क्या हुआ था, कौन सा फेज पहले आता है. तो उसके लिए चिंता मत करो. कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद इसके लिए मैं एक शॉर्ट मेमोरी ट्रिक दे दूंगा. जैसे कि मैंने एडेनाइन कंबाइंस विथ थायमिन के लिए मैंने जो ट्रिक बताया था, याद है कि एडेनाइन से कौन सा बेस जुड़ता है, उसके लिए मैंने एक मेमोरी ट्रिक बताया था. याद है वो ट्रिक? आज तुम A combines with T, आज A for A, तुम T for T, दोबारा for 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. चले गए रात के 3 बजे, चले. C for साइटोसिन, चले गए. G for गुआनिन, चले गए रात के 3 बजे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो दोबारा for 2, आज तुम दोबारा एडेनाइन कंबाइंस विथ थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, चले गए रात के 3 बजे, चले गए. साइटोसिन कंबाइंस विथ गुआनिन रात के 3 बजे विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इस तरह का एक मेमोरी ट्रिक तुम लोग को मिल जाएगा, जिससे तुम लोग का ये कैरियोकाइनेसिस का ये पूरा चार्ट प्रोफेस पहले आता है कि मेटाफेज पहले आता है, ये पूरा एकदम समझ में आ जाएगा. तो उसकी चिंता मत करो. अभी बस ये समझने पर ध्यान दो कि प्रोफेस में क्या हो रहा है. अर्ली प्रोफेस में तुम्हारा न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है. जो प्लांट सेल में इंटरफेस के वक्त जो ये न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो चुका है. तुम लोग का जो तो क्रोमोसोम्स था दे हैव बिकम थिक एंड क्लियरली विजिबल. क्रोमैटिन फाइबर्स तुम लोग का और कॉम्प्लेक्स होकर तुम लोग क्रोमोसोम्स बन चुके हैं. ठीक है, एनिमल सेल्स में तुम्हारा एस्टर्स डिवाइड करना शुरू हो गया है. ईच क्रोमोसोम्स हैव डुप्लीकेटेड एंड फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. The 2 sister chromatids are joined by a small region. This is called centromere. This join is called centromere. याद है ना? They serve to attach to the spindle fiber. Centromere help करते हैं join करने में. और क्या है? Centrioles. मतलब जो 2 सेंट्रोसोम था, ये जो सेंट्रोसोम था वो 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड कर चुके हैं. सेंट्रियोल्स मतलब डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम इनटू 2 सेंट्रियोल्स. Centrioles start moving towards opposite poles. सेंट्रियोल्स डिवाइड कर गए हैं. सेंट्रोसोम डिवाइड कर चुका है एनिमल सेल में. याद रखना प्लांट सेल में कोई सेंट्रोसोम नहीं होगा. ये चीज़ के कोई गलती ना करे इस पॉइंट पर. एनिमल सेल में सिर्फ सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है. इस पॉइंट पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए. एनिमल सेल में सिर्फ ये एस्टर डिवाइड करेगा. एस्टर कह लो या सेंट्रियोल कह लो. ये तुम लोग का सिर्फ एनिमल सेल में ही फॉर्म होगा. ये तुम लोग का प्लांट सेल में फॉर्म नहीं होगा. ये याद रखना अच्छे से. ठीक है, प्रोफेस थोड़ा सा लंबा फेज होता है, इसलिए हम उसको अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस में डिवाइड कर सकते हैं. तो अर्ली प्रोफेस में हमने देखा क्रोमोसोम्स फॉर्म हो चुके थे. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स था वो फॉर्म हो चुका था, सेंट्रोसोम डिवाइड कर गया था. तब लेट प्रोफेस में क्या होगा? ये तुम लोग का सेल है. हमारे ये बोर्ड लाइन्स की वजह ये डॉटेड लाइन्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि तुम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है. अब तुम लोग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स देखने को नहीं मिलेंगे. तो इसके लिए मैं 2 क्रोमोसोम्स बनाया था ना एनिमल सेल के लिए. और प्लांट सेल के लिए मेरे ख्याल से मैंने 3 क्रोमोसोम्स बनाए थे. ये क्रोमोसोम्स नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, वेरी करता है. याद रखना ये रेस की तरह ये बीच में ये सेंट्रियोल है. ये बीच में ये जो है ये पार्ट सेंट्रियोल है. याद रखना इस पार्ट को हम कहेंगे सेंट्रियोल. और जो रेस की तरह ये जो रेस की तरह इसके चारों ओर फैला हुआ है, इस रेस को हम कहते हैं एस्टर रेस. ये एस्टर रेस कहलाता है. ठीक है, और ये जो फाइबर्स है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एक लेयर था वो डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियोलस कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है, और तुम लोग का ये फॉर्म हुआ है स्पिंडल फाइबर्स। एक फाइबर्स की तरह एक लाइनिंग्स फॉर्म हो चुका है जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन फाइबर्स का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ये टर्म याद रखना, स्पिंडल फाइबर्स। तो लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है? लेट प्रोफेस में सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड opposite poles, spindle fibers have appeared, nuclear membrane has disappeared। जो एस्टर्स था, एस्टर रेज सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच देयर डेस्टिनेशन। ट्रेन, तुम लोग का ट्रेन पहुंच चुकी है, तुम लोग का ट्रेन वाराणसी और हावड़ा पहुंच चुकी है। जो ट्रेन वाराणसी के लिए निकली थी वो वाराणसी पहुंच चुकी है, जो ट्रेन हावड़ा के लिए निकली थी वो हावड़ा पहुंच चुकी है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुके हैं, जो रास्ता खराब था उसका मरम्मत हो चुकी है, रास्ता दिखने लग गया है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुके हैं। प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर्स हो चुके हैं। प्लांट सेल में कोई ट्रेन नहीं पहुंचा है, याद रखना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट सेल में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड हुआ है और नो सेंट्रियोल्स हैड फॉर्म्ड, क्योंकि कोई सेंट्रियोल था ही नहीं प्लांट सेल में। और फिर क्या आता है? मेटाफेज, एक छोटा सा फेज है। फिर आता है तुम लोग का मेटाफेज। मेटाफेज एकदम शॉर्ट सा फेज है। तो मेटाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स था वो स्पिंडल फाइबर्स में अरेंज हो चुके हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स में एकदम लीनियर फैशन में अरेंज नहीं हुए हैं, वो जस्ट स्पिंडल फाइबर्स के इधर उधर फैले हुए हैं। जैसे कि तुम लोग को पीटी पीरियड में जब ले जाया जाता है, तुम लोग इधर उधर फैले जाते हो, कोई फुटबॉल लेकर उधर भाग जाता है, कोई क्रिकेट बैट लेकर इस तरह कोने में भाग जाता है, फिर कोई उधर भाग जाता है, कोई बास्केटबॉल के पीछे भाग जाता है। तो फील्ड में तो ले आए हो, तो मैथ्स टीचर क्योंकि एब्सेंट है, इससे तुम लोग पीटी टीचर से मांग के, पीटी टीचर के पैर पकड़ के, कोऑर्डिनेटर के पैर पकड़ के तुमने फील्ड तो ले ली, फील्ड तो बन चुका है, लेकिन तुम लोग अभी फैले हुए हो, ठीक है। तो फिर पीटी टीचर आके क्या कहता है? पीटी टीचर आके तुम लोग का विसल बजाएगा, ये नालायक स्टूडेंट एक लाइन में आ जाओ। तो पीटी टीचर ने कहा कि लाइन में आ जाओ। फिर जो दोनों क्रोमोसोम्स थे, जितने भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स नंबर हर स्पीसीज में वेरी करता है, बार बार कह रहा हूँ, हर एक स्पीसीज का अलग अलग होगा। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो एक लीनियर फैशन में अरेंज हो गए, ठीक है। पीटी टीचर का विसल सुनकर घबरा गए कि अब सर मारने को आएंगे, और फिर तुम सब अच्छे बच्चे की तरह एकदम लीनियर फैशन में अरेंज्ड हो गए। और ये क्रोमोसोम्स भी मेटाफेज का नाम सुनकर एकदम लीनियर फैशन में अरेंज हो गए। और इस स्पिंडल फाइबर से कौन जुड़ने में हेल्प कर रहा है? सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है, दे आर सर्विंग टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर से अटैच किससे हो रहा है? ये क्रोमोसोम्स, ये तुम लोग का सेंट्रोमियर से, दोनों ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या हुआ है? एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल में एस्टर फॉर्म्स हुए हैं, प्लांट सेल में एस्टर फॉर्म्स नहीं हुए हैं। तो ईच क्रोमोसोम्स gets attached to the spindle fibers by its centromere, क्रोमोसोम्स मैदान के बीच में अपने पीटी टीचर का विसल सुनकर लीनियर फैशन में अरेंज्ड हो गए हैं। क्रोमोसोम्स लाइंड अप इन वन प्लेन एट द इक्वेटर। मिडिल रीजन को हम इक्वेटर कहते हैं। ये अगर ये एक पृथ्वी है तो ये इक्वेटर हो गया, ये दोनों पोल्स हो गए। उस तरह के एक सेल्स का जिस दोनों पॉइंट में एस्टर्स होते हैं उनको हम पोल्स कहते हैं, और जहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं वो तुम लोग को उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। प्लेन एट द इक्वेटर। तो मेटाफेज में क्या हुआ है? तो प्रोफेज फेज में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हुए थे, ये फॉर्म होना शुरू हुए थे, क्रोमोसोम्स फैले हुए थे,
और उसी पॉइंट से लेकर स्पिंडल फाइबर्स बनने से जब शुरू होता है उस पॉइंट से लेकर क्रोमोसोम्स के अरेंज हो जाने तक उसको मेटाफेज कहते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक फेज होगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ओवरलैपिंग फेज है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना शुरू हुए हैं वो भी प्रोफेज के अंदर आता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू है वो मेटाफेज के अंदर भी आता है। ठीक है, प्रोफेज में तुम लोग का ये फैले हुए रहते हैं, क्रोमोसोम्स फैले हुए रहते हैं, और मेटाफेज में तुम्हारा क्रोमोसोम्स एक लीनियर फैशन में अरेंज हो गया है, स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर जुड़ चुका है। ठीक है, नाउ योर एनाफेज। एनाफेज ऑल्सो हैज 2 phases, अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज में तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग का ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स फॉर्म होता है। सो एनाफेज में तुम लोग का जो स्पिंडल फाइबर्स था वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ये डिवीजन किस लिए हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो दोनों डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से वो डिवाइड कर चुका है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स डिवाइड कर चुका है। इस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल सेम है, क्योंकि सेम डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं, ये सेम डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बना था उससे बने हैं ये, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स कहते थे उसको, या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स कह लो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है। तो ये जो क्रोमेटिक, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से तुम्हारे जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स था वो सेंट्रोमियर से अलग हो चुके हैं। ठीक है, नाउ ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसको समझाने के लिए एक और नॉनवेज जोक बोलूँगा, ये खुद से समझ लो। ये दोनों अलग हो चुके हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस से अलग हो चुके हैं। ठीक है, और कौन कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अलग हुए हैं। ठीक है, अर्ली एनाफेज का टाइम में ये अलग हो चुके हैं, ये अलग हुए हैं, जस्ट डिवीजन हुआ है अर्ली एनाफेज में। ठीक है, एस्टस फॉर्म, एस्टस है तुम लोग का एनिमल सेल में, ये एस्टर वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती हुआ ना तो कान के नीचे बजाऊंगा। प्लांट सेल में भी तुम लोग का डिवीजन हो चुका है, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स था वो आपस से अलग हो चुके हैं। तो अर्ली एनाफेज का क्या पॉइंट होगा, सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड्स। ठीक है, ये जो 2 क्रोमेटिड्स थे, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, वो स्पिंडल फाइबर से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर से टूट चुके हैं। ठीक है, मतलब एक खिलौना है, तुम खिलौना का एक हाथ लेकर तुम्हारा एक बहन खींच रही है, और तुम्हारा खिलौने का दूसरा हाथ लेकर तुम लोग खिलौने का दूसरी बहन खींच रही है, तो दोनों बहन के खींचने की वजह से खिलौना बीच से अलग हो चुका है, जो खिलौने का जो जॉइंट था वहाँ से दोनों अलग हो चुका है। और किस लिए अलग हुए हैं, खींचने की वजह से। और यहाँ पर कौन खींच रहा है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा जॉइंट है जहाँ से अलग हो रहे हैं ये दोनों क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, इसके बाद कौन सा फेज आता है, अर्ली एनाफेज के बाद लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स था दे हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो दोनों एकदम ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, प्लांट सेल में भी एकदम ऑपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में फरो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एनिमल सेल में एक फरो बनना शुरू हो चुका है। स्पिंडल फाइबर खींच चुके हैं और एकदम लाइट सा है अब। ठीक है, ये दोनों अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, ये दोनों अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, एस्टस फॉर्म हो चुके हैं। एस्टस फॉर्म तो पहले से ही थे, तो एस्टस है तुम्हारा एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में भी तुम्हारा जो सिस्टर क्रोमेटिड्स था वो अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, ये दोनों अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं। They have reached the opposite poles. They have reached the opposite poles. स्पिंडल फाइबर्स ने दोनों को खींच लिया है। ठीक है,
जब जितने भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो इस एक तरफ से खींच चुके हैं, ठीक है। तो लेट एनाफेज का क्या क्या पॉइंट है? लेट एनाफेज का पॉइंट्स है द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स are drawn apart towards opposite poles। जो दो पोल्स ऑपोजिट है दोनों की तरफ वो खींच चुके हैं। ऑपोजिट पोल्स पुल्ड बाय, कौन खींच रहा है? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? अ फरो, ये जो डिप्रेशन है पॉइंट्स है, ये फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ये पॉइंट भी याद रखना कि फरो सिर्फ एनिमल सेल्स में फॉर्म होता है। ये जो फरो है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में फॉर्म होगा। प्लांट सेल्स के कैसे डिवाइड करता है? प्लांट सेल्स प्लेट्स फॉर्म करके डिवाइड करता है। यहाँ से एक प्लेट बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का एक प्लेट बन जाएगा, उस तरह का प्लेट फॉर्म होकर ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है? ये समझो एक बॉल है, बॉल से यहाँ से एकदम तुम लोग फरो डेवलप करते करते फरो बन जा रहा है और फिर ये दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स में फरो बनता है, प्लांट सेल में फरो नहीं बनता, प्लांट सेल में सेल प्लेट्स फॉर्म होता है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल और सेल डिवीजन ऑफ प्लांट सेल में। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। एनिमल सेल में फरो बनता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये एनाफेज हो गया। जो दो स्पिंडल फाइबर्स थे उसके खींचने की वजह से दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो चुका है और फिर अलग होकर दे हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स, दे हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। ये एनाफेज था। अब क्या आता है? एनाफेज के बाद नाउ कम्स द टेलीफोन। जब टेलीफोन वायर्स बन जाएंगे, टेलीफोन बोलते बोलते मैं टेलीफोन ही लिख दिया, इसका नाम है टेलीफेज, टेलोफेज। मैं टेलीफोन बोल के सच में टेलीफोन लिख दिया, क्या हालत है। दिस इज टेलोफेज, ठीक है। तो टेलीफोन मत लिख देना, ये टेलोफेज है। फिर तुम लोग एग्जाम हॉल में लिख के आओगे टेलीफोन और मुझे कहोगे कि हमारे टीचर ने तो कहा था ये टेलीफोन फेज है। ये टेलीफोन फेज नहीं, ये टेलोफेज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेलोफेज। एनिमल सेल्स का जो फरो था वो और डीप हो रहा है, दे हैव बिकम मोर डीप, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है। जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अलग हुए थे वो वापस से रिलैक्स होके तुम लोग का कॉन्ट्रैक्शन कम होके तुम लोग फिर से क्रोमैटिन फाइबर्स बन चुके हैं। क्रोमोसोम्स क्या थे? दे आर द हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। और फिर वो जो क्रोमोसोम्स थे वो फिर से सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड होके दे आर फॉर्म्ड अगेन द बैक द क्रोमैटिन फाइबर्स। और पेरेंट सेल में भी इतने ही डीएनए मटेरियल्स थे, ठीक है। इंटरफेस के बाद क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किए थे इसलिए डीएनए मटेरियल्स डबल हुआ था। पहले पेरेंट सेल में तुम लोग का इतना ही डीएनए मटेरियल्स था, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वापस से फॉर्म हो चुका है। प्लांट सेल में क्या हो रहा है इस वक्त? प्लांट सेल में एक सेल वॉल है, प्लांट सेल में एस्टर्स नहीं है, एनिमल सेल्स में एस्टर है, याद रखना। तुम लोग का मेरे एस्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगे। मेरी ड्राइंग की वजह से ड्राइंग में जगह नहीं है इसलिए सेल मेम्ब्रेन से बाहर दिख रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं है एस्टर्स रेज, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही है। यहाँ पर भी दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं। और टेलोफेज क्या है? एनाफेज में क्या हुआ था? एनाफेज में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके थे, फिर वहां से लेकर ऑपोजिट पोल्स में पहुंचने से लेकर फिर जब क्रोमैटिन फाइबर्स फॉर्म हुए, न्यूक्लियोलस फॉर्म हुआ, न्यूक्लियोलस वापस आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ उस दोनों के अराउंड में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेलोफेज। टेलोफेज कंप्लीट्स द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है टेलोफेज से, ठीक है। टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, तो देख सकते हो कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। इन दोनों में दोनों के पास ये एस्टर्स है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले की जैसा न्यूक्लियस था वो वापस फॉर्म हो चुका है और दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए, दो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हुए, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे टेलोफेज
टेलोफेज से कैरियोकाइनेसिस का एंड होता है। एनाफेज में तुम लोग का दो सिस्टर क्रोमेटिड्स था वो अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके थे, और टेलोफेज में वापस से वो कॉन्ट्रैक्शन लूज होके तुम लोग का फिर से वो रिलैक्स होके तो क्रोमेटिन फाइबर्स बन गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अराउंड में फॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है। ठीक है, तो टेलोफेज का पॉइंट्स क्या है, दोनों डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके थे, और उसके बाद सिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैव disappeared. Chromatids thin out in the form of chromatin fibers. Nuclear membrane is formed. जो सेल प्लेट था ये सेल प्लेट फॉर्म होना शुरू हो चुका है, फरो डीप होना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे ही दोनों न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है सेल फरो भी डीप होना शुरू हो गया है। और क्या है, न्यूक्लियोलस रीअपियर्ड। ठीक है, न्यूक्लियोलस वापस फॉर्म हो चुका है, ये न्यूक्लियोलस है ये वापस फॉर्म हो चुका है। ठीक है, न्यूक्लियोलस फॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है। जो दोनों न्यूक्लियस थे वो दोनों डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड कर गए हैं। ठीक है, एंड नाउ इस पेरेंट सेल का ब्रेकअप स्टोरी कंप्लीट कौन करता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट्स द ब्रेकअप स्टोरी ऑफ दिस पेरेंट सेल एंड डिवाइड्स द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस का मतलब है जो ये सेल बना था, दो न्यूक्लियस बन चुके थे, दोनों एस्टर्स थे, मतलब दो सेंट्रियोल्स थे। ड्राइंग थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियोलस, दे हैव द न्यूक्लियोलस एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी एक सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ ये जो फरो है वो और डीप होता जाएगा, फरो और डीप हो रहा है, ये फरो था वो और डीप हो रहा है, और फिर फाइनली ये दो सेल्स में डिवाइड कर गए हैं। ये डीप होते होते इस फरो ने दोनों सेल्स को अलग कर दिया है। ठीक है, और दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं। प्लांट सेल में भी सेल प्लेट फॉर्मेशन ने तुम लोग का दोनों प्लांट सेल को अलग कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज द साइटोकाइनेसिस। ये जो फरो था वो टोटली डीप हो चुका है, और एनिमल सेल्स, दो एनिमल सेल्स डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं, और जो प्लांट सेल है वो प्लांट सेल प्लेट फॉर्म करने की वजह से प्लांट सेल दो प्लांट सेल में डिवाइड कर चुका है। तो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसको क्यों कहा जाता है ओवरलैपिंग फेज, सेल डिवीजन को ओवरलैपिंग फेज क्यों कहा जाता है, कि सब लोग इतना जल्दी होते हैं कि इसको टाइम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब टेलोफेज हो रहा था, जब ये स्पिंडल फाइबर्स आपस में अलग हो रहे थे, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, तभी ये फरो होना शुरू हो गया था। इस फरो होने शुरू होने से ये साइटोकाइनेसिस का शुरू हो जाएगा। जब ये फरो होना स्टार्ट हो रहा है, फरो होने के स्टार्ट से मतलब साइटोप्लाज्म के अलग हो जाने तक उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और ये एक साथ हो रहा है, साइटोकाइनेसिस और टेलोफेज एक साथ हो रहा है। जब ये टेलोफेज हो रहा है कि तुम लोग का स्पिंडल फाइबर्स गायब हो रहे हैं, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है, उसी वक्त तुम लोग का साइमल्टेनियसली ये फरो बन रहा है, इसलिए इसको ओवरलैपिंग फेज कहते हैं। ओवरलैप करके मतलब टेलोफेज, ये टेलोफेज का भी पार्ट है, ये तुम लोग का साइटोकाइनेसिस का भी पार्ट है, क्योंकि सेल प्लेट फॉर्म होना चालू हो गए हैं। ठीक है, इसलिए टेलोफेज का भी पार्ट है, साइटोकाइनेसिस का भी पार्ट है। ठीक है, ये फेजेस आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो ठीक है, तुम लोग देख लिया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। ऑल द न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियस में जो भी चेंज होता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए जितने भी न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं वो चेंज स्टार्ट होने से न्यूक्लियस के अलग हो जाने तक हम लोग उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो बताओ एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइटोसिस में क्या डिफरेंस देखा तुम लोगों ने? कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और तुम लोग ही बताओ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। सिर्फ 1 या 2 पॉइंट बताने से ही चलेगा। और तुम लोग 1 या 2 पॉइंट भी सही से बता दोगे तो मैं तुम लोगों को कमेंट को लब दूंगा। सो गो पॉज द वीडियो एंड कमेंट। एनिमल सेल्स में क्या होता है? एनिमल सेल्स में मेजर डिफरेंस, एस्टर्स आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल, एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस occurs by furrowing of cytoplasm in animal cell. प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में इट occurs by सेल प्लेट फॉर्मेशन। दिखाया था कि एक सेल का एक प्लेट फॉर्म हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में एक फरो बनता है, फरो बनना शुरू हो जाता है, वो डीप हो जाता है और फिर वो दोनों एनिमल सेल्स अलग हो जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में बीच से एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाता है और वो प्लेट मतलब बीच से तुम लोग एक दीवार बना दे रहे हो, ठीक है, दीवार बना दे रहे हो और दीवार के एक तरफ दोनों जगह को अलग कर दे रहे हो, ठीक है। तो दीवार की तरह एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाता है प्लांट सेल में। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इट ऑकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था। और एक लास्ट डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा एकदम डिफरेंस पॉइंट है। प्लांट से एनिमल सेल्स में ये हर जगह होता है, बॉडी के तुम लोग स्किन से लेकर लीवर सेल्स में, आरबीसी में, हर जगह सेल डिविजन के वक्त माइटोसिस का इस्तेमाल होता है। मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट बॉडी के हर पार्ट में ज़्यादातर माइटोसिस होते रहते हैं हर वक्त। और ये प्लांट सेल में ज़्यादातर ग्रोइंग टिप्स में भी होता है। प्लांट सेल में उतना रिपेयर इंजरी का बात नहीं होता है, ठीक है। और रिपेयर इंजरी होता भी है तो देखना बहुत स्लोली वो टिश्यू बनता है, क्योंकि रिपेयर के लिए बहुत स्लोली माइटोसिस होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में बेसिकली माइटोसिस ज़्यादातर ग्रोइंग टिप्स में होता है। ऑकर्स मोस्टली इन ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग टिप्स ऑफ मेरिस्टेम। इसे ग्रोथ के लिए माइटोसिस ज़्यादा होता है प्लांट में, और एनिमल सेल में हर पर्पस के लिए माइटोसिस होता है, ठीक है। प्लांट सेल में से ज़्यादातर ग्रोइंग टिप्स में, ब्रांच के ग्रोइंग टिप में ज़्यादा माइटोसिस होता रहता है, ठीक है। ये हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में माइटोसिस का डिफरेंस। लास्ट टॉपिक, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा मेंटल ट्रिक बताऊंगा इस पूरे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को याद करने को, कि तुम लोग इसको भूलोगे ही नहीं, ठीक है। बस स्टेजेस को याद रखना। तो ट्रिक क्या है, ये सेंटेंस देख लो। तो ठीक है, इस तरह के तुम इस पूरे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को याद रख सकते हो। कैसे? दोबारा, यानी कि 2 प्रोफेज में देयर आर 2 स्टेजेस, अर्ली प्रोफेज, मेटाफेजेस, P फॉर प्रोफेज। दोबारा 2 स्टेजेस है, प्रोफेज में 2 स्टेजेस है। मारने का M फॉर मेटाफेज। M फॉर मेटाफेज, ठीक है। दोबारा यानी 2, A फॉर तुम लोग का एनाफेज। दोबारा से 2 स्टेजेस, दोबारा प्रपोज, दोबारा मारने, दोबारा आया है 2 का T फॉर टेलोफेज। और सी से तुम लोग अपना मनपसंद वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। सी से कोई भी एक वर्ड लिख लेना, चमगादड़ या फिर कुछ और, जिससे तुम्हें याद करने में मज़ा आए, ठीक है। दोबारा प्रपोज, मारने, दोबारा आया है 2, चमगादड़, दोबारा प्रपोज, दोबारा 2 स्टेजेस, 2 प्रपोज का P, प्रोफेज, 2 स्टेजेस इन प्रोफेज। मारने का M, मेटाफेज में 1 स्टेज है, ठीक है। दोबारा आया 2 स्टेजेस, दोबारा आया है का A, एनाफेज है 2 का T, टेलोफेज, चमगादड़ का C, साइटोकाइनेसिस, C फॉर साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
2 स्टेजेस इन प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आता है 2 स्टेजेस इन एनाफेज, एनाफेज के बाद आता है 2 यानी टी का टेलोफेज, और फिर चमगादड़ सी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना। मुझे तो लगता है ये ट्रिक याद करने में एकदम ही मुश्किल नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा ट्रिक है, तो इसको याद कर लेना। दोबारा प्रपोज मारने दोबारा आया है तू चमगादड़। ठीक है, तो सारे चमगादड़, मेरा मतलब कि सारे स्टूडेंट्स याद कर लो इस ट्रिक को, एकदम आसान सा सेंटेंस है, मजेदार सेंटेंस है, याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर आज का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। इस टॉपिक के बाद तुम लोगों को मैं 2 या 3 होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, उन होमवर्क क्वेश्चंस को करना। सो माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। ग्रोथ, और इंक्रीज इन बॉडी साइज, टिश्यूज में माइटोसिस की वजह से नया सेल्स फॉर्म करता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, और इसलिए सेल्स का नंबर बढ़ता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, 1 का 2, 2 का 4, फिर इस तरह के सेल्स का नंबर बढ़ता है, और क्योंकि सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा, इसलिए ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बॉडी ग्रोथ में माइटोसिस होता है, इसलिए तुम लोग का सोमैटिक ग्रोथ होता है, बॉडी सेल्स का ग्रोथ होता है। रिपेयर में भी माइटोसिस का हेल्प होता है, टू रिपेयर ओल्ड टिश्यूज, टू रिपेयर इंज्योर्ड टिश्यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, जो सेल्स पुराना हो जाता है, इसमें माइटोसिस से ओल्ड सेल्स को नया सेल्स रिप्लेस करता है। रिपेयर ऑफ इंज्योर्ड टिश्यूज, इंज्योर्ड सेल्स, ये माइटोसिस की वजह से होता है, माइटोसिस से नया सेल्स फॉर्म होता है। तो सेल डिवीजन का जितना भी इंपॉर्टेंस था वो सब माइटोसिस में काम आता है, एक को छोड़कर। रिप्रोडक्शन वो मियोसिस के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन वो मियोसिस के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन के छोड़कर जो भी सेल डिवीजन का जितना भी इंपॉर्टेंस था वो माइटोसिस में तुम लिख सकते हो। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। एक और क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, क्लास 9 की चीज़ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूक्लिना, फंगी, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे, उनमें एक ही सेल होता है, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल है, एक ही बैक्टीरिया का सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है, सो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और माइटोसिस में हेल्प करता है क्योंकि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस के थ्रू एमोइबा, ईस्ट सेल्स, फंगी, इन सब में तो एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करता है, एंड देयर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम लोग का माइटोसिस काम आता है, और तुम्हारा ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट में माइटोसिस काम आता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखना, जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइटोसिस, इट मेंटेन्स सेम तो ठीक है, तो मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। जो भी जितने भी डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, उनका क्रोमोसोम्स नंबर सेम होता है। ठीक है, अगर पेरेंट सेल में y नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में भी दोनों डॉटर सेल्स में y नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम्स है तो दोनों डॉटर सेल्स में 50 क्रोमोसोम्स होंगे। पेरेंट सेल में 80 क्रोमोसोम्स है तो दोनों डॉटर सेल्स में 80 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। ठीक है, सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। अब क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता तो उसको स्पीसीज का आइडेंटिटी चेंज होता। हाँ, तुम्हारा फिंगरप्रिंट चेंज हो गया, तो तुम हर बार अगर तुम फिंगरप्रिंट देने जाओ, आधार कार्ड में एक फिंगरप्रिंट दिया, फिर फिंगरप्रिंट तुम्हारा चेंज हो गया अपने आप। ठीक है, और फिर तुम कहीं और फिंगरप्रिंट दे रहे हो, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरह का स्पीसीज का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। अगर क्रोमोसोम चेंज हो जाता तो जेनेटिक्स चेंज हो जाता, उसका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो चेंज हो जाता है अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए तो। इसलिए माइटोसिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। जो दोनों डॉटर सेल्स में फॉर्म होगा वो उनका क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेगा और वो जेनेटिकली अलाइक होंगे, वो जेनेटिक मटेरियल उनका अलाइक होगा, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स का डिवीजन होके उन लोगों के पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का डिवीजन होके उन लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल गया है, डीएनए गया है। डीएनए इंटरफेस के वक्त जो डिवाइड किया था, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड किया था और वही 2 डीएनए मॉलिक्यूल दोनों डॉटर सेल्स के पास है, इसलिए तुम लोग का जेनेटिकल मटेरियल डीएनए सेम रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम क्वालिटी ऑफ डीएनए। तो ठीक है,
तो माइटोसिस मेंटेन्स बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जेनेटिकल मटेरियल्स इन डॉटर सेल्स, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मेंटेन सेम नंबर क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस में ग्रोथ है, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और मेंटेन सेम क्रोमोसोम्स नंबर इन डॉटर सेल्स, ठीक है। तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क में तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। एडेनाइन का कंप्लीमेंट्री बेस क्या है? एडेनाइन का कंप्लीमेंट्री बेस गुआनिन का कंप्लीमेंट्री बेस, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, गुआनिन का कंप्लीमेंट्री बेस। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज क्या है? मतलब इंटरफेस का कौन सा फेज लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए रेप्लिकेशन occurs in which phase of interphase? इंटरफेस के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो तुम लोग का 4 होमवर्क क्वेश्चंस है, इनको कंप्लीट करो और फिर आंसर्स कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1, एडेनाइन का कंप्लीमेंट्री बेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, गुआनिन का कंप्लीमेंट्री बेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इंटरफेस का कौन सा फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, कौन सा फेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है? और क्वेश्चन नंबर 4, इंटरफेस के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? डिवीजन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन विच फेज ऑफ योर इंटरफेस, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस तुम लोग का है, एकदम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस, इन लोग का होमवर्क क्वेश्चंस है। तो अलावा तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, जो भी सही आंसर देगा उसको मैं एक लव रिएक्ट दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर्स दे दो। और इस टॉपिक में माइटोसिस को लेकर या फिर तुम लोगों का सेल डिवीजन को लेकर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट टू, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये पसंद आया होगा ये वीडियो। एंड ऑल्सो चेक माई ब्लॉग, मैं तुम लोगों के लिए नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और अलग अलग तरह के टेस्ट पेपर से क्वेश्चन उठाकर तुम लोग को दे देता हूँ मेरे ब्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई ब्लॉग www.biologywala.uditbhattacharya.blogspot.com, गो एंड चेक इट। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चेक कर लेना। उसमें नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स तुम लोग को PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे और तुम लोग का इस चैप्टर से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया उस ब्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट। अभी सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड है, जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा मैं और क्वेश्चंस और नोट्स अपलोड करता रहूँगा। सो कीप ऑन चेकिंग इट। और बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज भी ऐड होने वाला है ब्लॉग में, सो स्टे ट्यून। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। और कोई भी डाउट्स है तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि है मियोसिस। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।